नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज तमाम बड़ी खबरों का। बिपरजॉय की काली रात, तबाही का मंजर आज भी तकतगढ़ के सीने में जिंदा। सरकार का संबल अब तक गायब। क्या पीड़ितों की पीड़ा सरकारी फाइलों में हमेशा के लिए दफन हो चुकी है? 3 वर्ष पूर्व 18 जून 2023 और 10 जुलाई की वह काली रात, जब भी मानसून का दौर शुरू होता है तो कस्बे वासियों की रूह कांपने लग जाती है। जब विनाशकारी चक्रवात बिपरजॉय चक्रवात ने तखतगढ़ को जल प्रलय में बदल दिया था और आधी रात को गरजती हवाओं और मूसलाधार बारिश के बीच लोग अपने घरों की छतों पर खड़े होकर पानी का बढ़ता स्तर देख रहे थे और देखते ही देखते चारों तरफ घर, दुकानों और सपने सब पूरी तरह से डूब गए। और उस दरमियानी जिसकी शादी थी, उसका तो शादी से सप्ताह भर पहले ही जड़ से आशियाना उजड़ गया था और खाचियावास, महावीर बस्ती, डाकलो का वास और राम का वास से लेकर जालोर चौराहे और पुलिस थाने तक का इलाका जल समाधि में बदल गया था। लोग अपने बच्चों को कंधे पर उठाकर सुरक्षित स्थानों की तलाश में भाग रहे थे। बुजुर्गों की आंखों में भय, महिलाओं की चीखें और अंधेरे में बहता सामान। उस रात का हर दृश्य आज भी लोगों की स्मृतियों में जख्म बनकर दर्ज हो चुके हैं। और सबसे बड़ा आघात व्यापारियों को झेलना पड़ा। सुबह जब पानी उतरा तो दुकानों में सारा सामान सड़ चुका था। कीचड़ में दबे कागजात और बर्बाद पूंजी देखकर कई लोगों की आंखों में आंसू रुक नहीं पाए। करोड़ों रुपए का नुकसान झेल चुके व्यापारियों का कहना है कि तूफान ने जो लूटा, उससे बड़ा घाव सरकार की बेरुखी ने दिया। आपदा के बाद नेताओं और अधिकारियों का तांता जरूर लगा। सांसद, विधायक, जिला प्रशासन और विभिन्न राजनीतिक दलों ने, प्रतिनिधियों ने दौरे किए, लेकिन कैमरों के सामने संवेदना जताई और राहत का भरोसा दिया। पटवार भवन में मुआवजा आवेदन भरवाए गए, सर्वेक्षण की बातें हुई, लेकिन आज 2.5 साल बाद भी पीड़ितों के हाथ खाली हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि राहत और पुनर्वास केवल फाइलों में सीमित रह गया है। जिन परिवारों की आजीविका छीनी गई और जिन दुकानदारों की पीढ़ियों की पूंजी बह गई, उन्हें अब तक 1 रुपए का मुआवजा नहीं मिला। कस्बेवासियों के शब्द में प्राकृतिक आपदा ने घर उजाड़े, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता ने उम्मीदें भी डुबो दी। तखतगढ़ आज भी पूछ रहा है, क्या आपदा केवल फोटो खिंचवाने और आश्वासन देने का अवसर है? क्या पीड़ितों की पीड़ा सरकारी फाइलों में हमेशा के लिए दफन हो चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिपरजॉय की वह काली रात सरकार की संवेदनहीनता का स्थानीय प्रतीक बनकर रह जाएगी? खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट। सरगरा समाज भित रोड पट्टा आबू रोड का प्रथम सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। श्री सरगरा समाज पंच 5 गांव भीत रोड आबू रोड द्वारा आयोजित प्रथम सामूहिक विवाह महोत्सव संपन्न हुआ, जिसमें हजारों समाज बंधुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मठाधीश महंत योगी पीर रामनाथ जी महाराज उज्जैन धाम, हनुमान टेकरी महाराज, कस्तूर राम जी आबू रोड महाराज, प्रेमनाथ जी के आशीर्वाद और क्षत्रिय सरगरा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल आर्य, सिरोही जिला प्रमुख अर्जुन राम पुरोहित, उपाध्यक्ष जसवंत चौहान, राष्ट्रीय सचिव मांगीलाल देवड़ा, प्रचार मंत्री मिश्री लाल पवार, आबू रोड मुस्लिम समाज सदर आदि की आतिथ्य में कमेटी द्वारा सभी अतिथियों का माला साफा मोमेंटो देकर स्वागत किया गया। समिति अध्यक्ष और नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष सुरेश सिंदल, कन्हैयालाल खरे, गोपाल राम, ताराचंद, सागर आदि ने भमाशाहों को माला और साफा मोमेंटो के साथ सम्मानित किया। नवविवाहित जोड़ों को समिति द्वारा घरेलू सामान भी दिया गया और आशीर्वाद प्रदान किया गया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि हमारे समाज के कार्यक्रम में बहुत बड़े संत हैं और एमपी से पधारे और अखिल भारतीय नाथ संप्रदाय के मठाधीश है। मेरे समाज के लिए और मेरे लिए गौरव की बात है। और दूसरे हमारे बहुत बड़े संत हैं हनुमान टेकरी जी के बाबू जी पधारिया, तो मैं इनर आशीर्वाद तो पूरा समाज ने और सभा ने मिले और आबू रोड इन धन्य धरा तो बाबू जी आशीर्वाद है तीनों से। और हमारे साथ जसवंत जी है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, मोतीलाल जी जो सचिव है, एसईडी में सीआई है, और गुरुदेव बाबू जी आप सब पधारिया। और कन्या और वास्ते में तो आपने को जितो बढ़ चढ़ने आप तरफ सहयोग करेला हुई। और दूसरी हमारे मन में बात है, आने वाले समय अपना लोग ये समाज शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ेला तो अपने संगठित होने संघर्ष करना पड़ेगा। जब तक अपन संगठित हो
और शिक्षा क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ेला तो ही मानव समाज आगे बढ़ेला। जय हिंद, जय भारत। सुरेश पवार की रिपोर्ट। मारवाड़ के ऐतिहासिक झांझरिया हनुमान मंदिर पर वार्षिक ध्वजा चढ़ाई, मांगलिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मारवाड़ क्षेत्र के जन जन की आस्थाओं के प्रतीक चमत्कारी झांझरिया वीर हनुमान मंदिर पर वार्षिक ध्वजा चढ़ाई गई। मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पंडितों द्वारा झांझरिया मित्र मंडल और स्थानीय समाजजनों संगठनों की उपस्थिति में विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चार द्वारा ध्वजा चढ़ाई गई। इस मौके पर यज्ञ आहुतियों का आयोजन भी हुआ और जिसमें अनेक दंपतियों ने हिस्सा लिया। भगवान हनुमान के जयकारों के साथ मांगलिक कार्यक्रम में मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के अनेक व्यापार मंडल के सदस्य, स्थानीय नगरवासी भी सम्मिलित हुए। सुरेश पवार की रिपोर्ट। आगामी पंचायती राज चुनाव के मद्देनजर संवेदनशील मतदान बूथ केंद्र सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उपखंड अधिकारी ने ली बैठक। सभी थानों के थानाधिकारी रहे मौजूद। आगामी पंचायती राज चुनाव 2026 के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश से उपखंड निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी महावीर सिंह जोधा ने मारवाड़ जंक्शन विधानसभा 119 के क्रिटिकल संवेदनशील मतदान केंद्र बूथों के उपलक्ष्य में सभी थानाधिकारियों की आज आवश्यक बैठक ली। बैठक में संवेदनशील मतदान बूथों की सूची और वहां की सुरक्षा व्यवस्था, भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर इन संवेदनशील बूथों के बारे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। बैठक में मारवाड़ जंक्शन सहित विधानसभा के सभी थानों के साथ ही थानाधिकारी और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। सुरेश पवार की रिपोर्ट। झांसी से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के बिहारीपुरा मोहल्ले में सगे भाई ने ही अपने भाई को मौत के घाट उतार दिया और फिर जुर्म छुपाने के लिए शव को अपने ही घर के आंगन में दफना दिया। उसके बाद खुद ही पुलिस को भाई के लापता होने की सूचना दी। लापता युवक की तलाश में जुटी पुलिस को जब शक की सुई उसी घर में घूमती नजर आई, तब काफी मशक्कत के बाद मामले का खुलासा हुआ। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के बिहारीपुरा मोहल्ले की जहां एक घर के आंगन में दफन था सेज भाई का शव। आपको बता दें कि तारिक बेग और मुसारिब बेग और मां के साथ रहते थे। उनके पिता शिक्षा विभाग में शिक्षक थे, जिनकी 4 साल पहले मौत हो चुकी थी और उनकी लाश का कई दिन बाद रेलवे लाइन के किनारे पड़े होने की सूचना मिली थी। पिता के निधन के बाद अनुकंपा नियुक्ति पर नौकरी छोटे भाई मुसारिब को मिल गई। बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों के बीच लंबे समय से मनमुटाव चल रहा था। 2 महीने पहले मुसारिब की मोहल्ले की एक युवती से नजदीकियां बढ़ी, जिसके बाद घर का माहौल और तनावपूर्ण हो गया। 10 फरवरी को मां मायके गई हुई थी। उस दौरान तारिक अचानक लापता हो गया। बड़े भाई मुसारिब ने भी थाने पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस तलाश में जुट गई थी, लेकिन कहानी में नया मोड़ तब आया जब तारिक के मामा मोहम्मद सलीम थाने पहुंचे और उन्होंने सीधे सीधे छोटे भाई मुसारिब पर ही हत्या का शक जताया। हमने पुलिस को सूचना ये दी थी, मेरा बड़ा भांजा गायब है। क्या नाम है? 4-5 दिन से तारिक बेग। हाँ, तारिक बेग। हाँ, मैंने ये सूचना दी थी। हाँ, तो क्या मतलब क्या हुआ था? भांजे की क्या सूचना दी थी आपने? यही दी थी सूचना कि वो खो गया, मिल नहीं रहा है, तो उसको ढूंढा जाए। उसको क्या नाम है उसका? तारिक बेग। तारिक क्या करता है? पता चला वो काम नहीं करता था, कुछ बीएड करे हुए था। आज क्या पता चला? आज अभी कोई जानकारी नहीं मिली पुलिस से। अच्छा, नहीं आपके मकान में कुछ सूचना दी थी, क्या है आपको? अभी कुछ मालूम नहीं। तो कब से तलाश कर रहे थे? उसके 4-5 दिन से तलाश कर रहे थे उसकी। मोबाइल उसका फोन लगाया तो स्विच ऑफ जा रहे हैं बराबर। किस पे शक है आपको? अब तक उसने वो तो कबूल तो कर लिया छोटे लड़के ने। क्या बताया उसने कि मैंने क्या कहते उसको तारिक बेग को मार दिया। कैसे? कुल्हाड़ी से। कैसे मारा? कुल्हाड़ी से काट दिया। फिर बस इतनी बोला तो पुलिस ने बंद कर दिया। सब कहाँ? बॉडी कहाँ है? अब बॉडी के मालूम अभी जानकारी नहीं। क्या हुआ था? क्या लगता? अभी सर हम लोग को नहीं मालूम, क्योंकि मेरा घर था तहसील पे सर। और किसी का हाथ नहीं रहा? अब अपना हमें हाथ की मालूम ना पैर की मालूम, पुलिस छानबीन कराएगी सर। ठीक है ना? पुलिस को सूचना दी थी? जी हाँ। पुलिस ने शक के आधार पर मुसारिब को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ में जो सच सामने आया उसने सभी को हिला दिया। मुसारिब ने कबूल किया कि उसने ही अपने भाई तारिक की हत्या की और जुर्म छिपाने के लिए शव को घर के आंगन में गड्ढा खोदकर दफना दिया। बहस में इतना जान से मार दिया? काहे से मारा था? कुल्हाड़ी से। क्यों मारा था? सोते में मारा? कैसे मारा? पीस किए थे? मारने के बाद पीस किए थे कि ऐसी सादा मारा? मतलब हाँ,
किस नहीं किया कहाँ वार किया था? सिर पे? सर पे। मलाल हुआ था कि नहीं हुआ? हुआ पछतावा है कि नहीं है? जब भी तो एक्सेप्ट किए खुद जाते हैं। अच्छा, पछतावा है भाई को मारने? नहीं तो इतने दिन क्यों छुपाए रहे आप? बहुत अफसोस। इतने दिन क्यों छुपाए रहे घटना हत्या को? आखिर मारा क्यों था? मारा किस लिए था? वैसावासी में कब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तो रहते कहाँ थे? इसी कमरे में ऊपर? डर नहीं लगता था देखते थे कि हमारे भाई की लाश गड़ी हुई है यहाँ पे? अफसोस बहुत होता है। तो कैसे दफना दिया तुमने? कैसे दफनाया? कैसे उसमें काय में मतलब सीधा लिटाया? कैसे किसी के अंदर रख के काय में रखा था? किसी में नहीं ऐसे अच्छा, गड्ढा गाए थे, खोदा था? गहती पड़ गई। खेती खड़ गए। उसी दिन गाड़ा था? उस जिस दिन खोदा उसी दिन गाड़ा? अच्छा, माँ को आप गुमराह करते रहे क्यों? माँ से क्या कहते रहे आप? कि पता नहीं कहाँ है। अच्छा, फिर आप गए थे थाने तो रिपोर्ट ये लिखाने? इतने दिन बाद फिर क्यों आपने सोचा कि हम अब एक्सेप्ट कर लें? उनको अफसोस जीने नहीं दे रहा। अच्छा, तो आप कितने दिन रहे तो अपने किसी भाई और को भी की? बताया था आपने? भाई को क्या गाड़ने के किया? बाद कितने दिन रहे आप? किसी को नहीं बताया? भाई पत्नी को को भी नहीं बताया? किसी को नहीं। भाई को गाड़ने के बाद कितने दिन तक रहे आप? 8-9 दिन। इस मकान में रहे? इसी मकान में रहे। तो आपको डर नहीं लगता था? नहीं, क्या लगता था आपको जैसे आप रहते पत्नी थे? कहाँ गई थी आपकी जब आपने ये हत्या की? वो अपने घर गएंगे। अच्छा, तो उनको भी नहीं बताया आपने? नहीं। ये सब आप अकेले करते रहे काम? हाँ। और कोई भी साथ में था आपके? नहीं। तो पुलिस को बताने से पहले आपने किसी और को बताया? पत्नी को बताया? डायरेक्ट पुलिस को बताया। अच्छा, आप खुद पहुंचे थे? जी सर। अच्छा, झगड़ा कई बात को लेकर पता नहीं ऐसे ही। क्या बताया जा रहा कि आप बहुत समय से बातचीत नहीं करते थे भाई से? ऐसा कुछ नहीं है। कहा जा रहा है कि 2 साल 4 साल हो गए जब से आप बात नहीं भाई को करते थे। पसंद नहीं करते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बातचीत होती थी, हाँ, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से एक उम्र का जो फासला रहता है उसमें ज़रूरत के हिसाब से जितनी बातचीत होना ज़रूरी थी उतनी होती थी। अच्छा, दो दोस्त यारों की तरह तो रह नहीं सकते थे भाई को। विवाद प्रॉपर्टी का है या किसी और चीज का है? प्रॉपर्टी का विवाद होता, अगर प्रॉपर्टी होती तो। प्रॉपर्टी नहीं है तो विवाद क्या? ये क्या है? जी प्रॉपर्टी है। क्या है फिर? झगड़ा कोई पछतावा है क्या? आपको पछतावा है? क्या पछतावा है? पछतावा नहीं। ये कि बहुत गलत हो गया, अगर उस वक्त थोड़ा गुस्से पे काबू पा लिया होता। ठीक है, सोते में मार दिया आपने? आया था गुस्सा क्यों आया था? किस बात सोते में मारा? अच्छा, नहीं, हाँ, सो के उठ के आए नीचे, हाँ। तो उस वजह से तो फिर आपने तो मारा उस टाइम बहस हो गई थी? वो सो रहे होंगे तो हमने कुंडी बजाई गेट खोलने के लिए, चाय बनाने आए थे नीचे। तो शायद उस वजह से वो गाली गलौच हुई। वो भी नींद से उठे थे, हम भी। तो उसी गुस्से में आपने मार दिया चाय बनाने के कहने पे? नहीं, फिर कैसे बार किया? किस बात के लिए मार दिया? चाय बनाने के कहने पे? नहीं, फिर? वो आके गाली गलौच करने लगे, हम्म, फिर हम करने लगे। अच्छा, तो वो छुरी ले आए, हाँ, चाकू ले आए, अच्छा, हमने कुल्हाड़ी उठा। तो सिर पे मार दिया? घर में उस समय कौन कौन हम था? और भाई थे बस। अच्छा, और कोई नहीं था? मजिस्ट्रेट फॉरेंसिक टीम और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसपी सिटी की मौजूदगी में प्रेमनगर पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर आंगन खुदवाया और मिट्टी के नीचे से तारिक का शव बरामद किया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस अब हत्या की वजह और पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच कर रही है। देखिए, थाना प्रेम नगर क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 15 तारीख को एक व्यक्ति नामक मुसारिक बेग आए थे और उन्होंने एक गुमशुदगी लिखवाया कि उनके जो बड़े भाई हैं तारिक, वो 10 तारीख से पता नहीं चल रहा है कहाँ पर है, और उनकी गुमशुदगी 15 तारीख को 15 फरवरी को लिखवाया। फिर आज इनके रिश्ते में मामा लगते हैं एक मोहम्मद सलीम जो है, हमें एक सूचना दी है कि उनको शक है कि ये जो गुमशुदगी जिन्होंने लिखवाया है मुसारिक बेग, उन्होंने ही तारिक का हत्या किया है और कहीं पर छुपाया है। तो तत्काल सूचना मिलते ही हमारे थाने की फोर्स उनके घर गए थे चेक करने के लिए, और ये फिर जब कड़ी पूछताछ की गई तो मुसारिक बेग ने ये कबूल किया कि उन्होंने ही अपने जो बड़े भाई हैं तारिक का हत्या कर दिया था और उनको अपने ही घर में दफनाया। फ़िलहाल मौके पर हमारी टीम गई है
प्रथम दृष्टया वो दफनाने का जगह भी देख लिया है। हम बाकी अन्य जो डिपार्टमेंट से मजिस्ट्रेट साहब और बाकी सभी को भी बुलाया है। अभी फ़िलहाल उसको खुदवाएंगे और जो भी अन्य विधिक कार्रवाई करना है वो हम करके आपको अवगत कराएंगे। कोई कारण पता चला है? क्या उन्होंने मारा कैसे, काटा या कोई अंग बना काटे गए क्या था? नहीं, इनका कहना है कि इनके बीच में झगड़ा हुई है, बहुत ज़्यादा गाली गलौज कर रहा था, तो इसने आउट ऑफ एंगर मतलब बहुत गुस्सा इनको आया और जो कुल्हाड़ी थी उससे उन्होंने मार दिया था। फिलहाल बाकी पूछताछ चल रही है, जो भी सामने आएगा आपको अवगत कराएगा। और भी साथी इनके बताएगा क्या? और भी कुछ साथी हैं इनके साथ क्या? फिलहाल अभी तक तो उनसे पूछताछ जितना अभी हुई है, उस समय वो तो कह रहा है कि मैंने अकेला किया है और अकेला दफनाया है, बट ये जांच के विषय है। जो भी होंगे, जो भी इनके साथी होंगे, किसी को भी हम बख्शेंगे नहीं और जो भी सही है उसके आधार पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। आकाश कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने 8वीं और 5वीं बोर्ड परीक्षा केंद्रों का किया औचक निरीक्षण, जांची व्यवस्थाएं। राज्य सरकार और शिक्षा विभाग के निर्देश से आयोजित 8वीं एवं 5वीं बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर स्थानीय प्रशासन व्यवस्थाओं में जुटा है। आज मारवाड़ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामराज प्रजापत, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मिश्री लाल बंजारा द्वारा मारवाड़ मुख्यालय परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तो वहीं सुरायता राजकीय विद्यालय पर सोजत ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बगदाराम जांगीर ने परीक्षा केंद्र का औचक निरीक्षण किया। परीक्षा केंद्र पर समुचित व्यवस्थाओं का ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा जायजा लिया गया। सुरेश पवार की रिपोर्ट। इंडियन ऑयल लिमिटेड कॉरपोरेशन पश्चिम क्षेत्र पाइपलाइन के तत्वावधान में आज नोडल सेंटर पर मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। इंडियन ऑयल कोर्ट राजोला, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आउवा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नसीराबाद इंडियन गैस लिमिटेड कंटालिया के तत्वावधान में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। स्थानीय प्रशासन, फायर ब्रिगेड, पुलिस और आपातकालीन सेवाओं के साथ मुख्य पाइपलाइन पर एक मॉक फायर ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें 108 की सहायता से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और मॉक ड्रिल में पाइपलाइन सुरक्षा से संबंधित आपातकालीन स्थिति के बारे में एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करना, गैस ऑयल रिसाव आपातकाल की तैयारी का मॉक ड्रिल के माध्यम से जायजा लिया गया। मॉक ड्रिल में स्थानीय उपकरणों का प्रदर्शन किया गया। आपातकाल में दुर्घटना से निपटने के बारे में मॉक ड्रिल के बाद जानकारी दी गई। मॉक ड्रिल में हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन लिमिटेड पेट्रोलियम के आला अधिकारी मौजूद रहे। सुरेश पवार की रिपोर्ट। रायपुर के बरग्राम के मुख्य बस स्टैंड स्थित महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के पास बने बालिका छात्रावास के सामने लंबे समय से गंदगी का ढेर लगा हुआ है, जिससे विद्यार्थियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार विद्यालय परिसर और खेल मैदान में गंदा पानी भरा रहने से बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि छात्रावास के सामने जमा कचरे और पानी निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही है। बदबू और मच्छरों की बढ़ती संख्या से छात्राओं और स्कूल स्टाफ को काफी दिक्कतें हो रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि समस्या को लेकर कई बार प्रशासन को लिखित और मौखिक रूप से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई स्थानीय समाधान नहीं निकाला गया है। लगातार अनदेखी से लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई और जल निकासी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि छात्राओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तत्काल प्रभाव से सफाई अभियान चलाया जाए और विद्यालय परिसर में भरे गंदे पानी की निकासी की उचित व्यवस्था की जाए। हेलो, मैं मुकेश चौहान अभी खड़ा हूँ। या आपके पीछे आप देख रहे हैं आंगनवाड़ी, बरग्राम में आंगनवाड़ी, और आंगनवाड़ी के जस्ट सामने ये बालिका का महाविद्यालय। अब इस महाविद्यालय और आंगनवाड़ी के बीच में ये आप पीछे देख रहे हैं गंदा पानी। बस इसमें ही आप समझ गए होंगे। ये पीछे हैं जहाँ छोटे बच्चे पढ़ते हैं, ये पीछे हैं गंदा पानी, ये मेरे पीछे हैं बालिकाओं का महाविद्यालय बरग्राम के अंदर है। उसके पीछे छोटी वाली जो गवर्नमेंट स्कूल है। पंचायत समिति से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर ध्यान देवे। मैं अभी आज आया हूँ इस साइड में जहाँ महाविद्यालय गर्ल्स कॉलेज है, जहाँ पे मेरी बहनें रुकी हुई हैं अपनी पढ़ाई के लिए, ना कि मच्छर के काटने और
बीमार होने के लिए। ये पीछे जो आप देख रहे हैं, ये बर का जो गंदा पानी आ रहा है, यहाँ इसके ऊपर जोधपुर स्वीट और जो भी गलियों का पानी, गंदा पानी जो आ रहा है, वो सब अपने ये महाविद्यालय में पढ़ने वाले मेरी बहनें और मेरे छोटे मोटे भाई, ये सब झेल रहे हैं ये सब पानी और सारा मच्छर। पंचायत समिति ग्राम पंचायत बर से मेरा यही एक गुजारिश है कि इसका जल्दी से जल्दी निवारण कर इस पानी निकासी को संभव बनाए। ग्राम पंचायत बर प्लीज़ हाथ जोड़ के आपसे विनती है, मेरी ये सुने और मेरी बहनें और मेरा छोटे भाई बहनों का थोड़ा ख्याल रखें। पंचायत समिति से मेरी यही गुजारिश है, सरपंच साहब प्लीज़ इस पर ध्यान देवें। बलवीर जलवानिया की रिपोर्ट। नगर में प्रस्तावित सहस्त्र जनजाति वनवासी गुरुकुलम उद्घाटन को लेकर 70 से अधिक देवी देवताओं को दिया गया न्योता। खदगढ़ के उलारिया धाम मार्ग स्थित सदगुरु त्रिकम दास जी जीवित समाधि धाम तखतगढ़ धाम पीठ स्थल पर प्रस्तावित सहस्त्र जनजाति वनवासी गुरुकुलम एवं विश्व की सबसे ऊंची भारत माता प्रतिमा का शिलान्यास के बाद प्रस्तावित प्रतिमा स्थल पर तैयार जनजातीय वनवासी गुरुकुलम का आगामी 27 मार्च से 4 अप्रैल 2026 तक लक्षार्चन महायज्ञ और सदस्य जनजाति गुरुकुलम उद्घाटन समारोह को लेकर शुक्रवार को युवाचार्य अभ्यास महाराज द्वारा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को न्योता दिया और उद्घाटन के अवसर पर तखतगढ़ पहुंचने के लिए आमंत्रित करने के बाद शनिवार को तखतगढ़ नगर के प्रमुख मंदिरों के देवी देवताओं को भी आमंत्रित किया गया। युवाचार्य अभय दास महाराज ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय जल शक्ति संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को न्योता देकर आमंत्रित करने के बाद अब शनिवार को युवा कमेटी के सानिध्य में नगर के प्रमुख मंदिरों पर पहुंचकर देवी देवताओं को भी आमंत्रण पत्रिका भेंट कर न्योता दिया है। महाराज ने बताया कि नगर के श्री ठाकुर जी मंदिर में पत्रिका लेखन का कार्य आरंभ किया और इसके बाद जहां तखतगढ़ नगर के सभी प्रमुख मंदिरों में सर्वप्रथम पत्रिका प्रभु के चरणों में समर्पित की गई। नगर के सभी देवालयों में निमंत्रण पत्र पहुंचे, यह सुनिश्चित किया गया। श्रीमद् भागवत महापुराण में कई बार यह कहा गया है कि हर सफल कार्यों के पीछे श्री ठाकुर जी की कृपा होती है और हमारा सौभाग्य है कि तखतगढ़ नगर में स्थित लगभग 70 से अधिक देवालयों को प्रथम पत्रिका लिखी गई। प्रभु कृपा से जनजाति गुरुकुलम का उद्घाटन समारोह एवं तदुपरांत संचालन दोनों ही सफल, सकुशल और सानंद रहे, ऐसी प्रार्थना रहेगी। खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट। मारवाड़ मुख्यालय के जीर्ण शीर्ण अवस्था में सीएचसी चिकित्सालय, नए सीएचसी की विधायक ने विधानसभा में उठाई मांग। मारवाड़ जंक्शन विधायक केसाराम चौधरी ने उपखंड मुख्यालय के ब्लॉक स्तरीय सीएचसी अस्पताल की जीर्णशीर्ण हालत को लेकर आज विधानसभा में नए सीएचसी भवन स्वीकृति की मांग उठाई। साथ ही मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र के सभी राजकीय अस्पतालों में रिक्त पद पड़े और पदों पर शीघ्र चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सक और चिकित्सा कर्मी लगाने की मांग भी उठाई। मौसमी बीमारियों के लगातार बढ़ते प्रकोप, अस्पतालों में बढ़ती ओटीपी से तुरंत प्रभाव से आमजन को राहत देने और समुचित चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शीघ्र अस्पतालों में चिकित्सक और चिकित्सा कर्मी नियुक्त करने की मांग उठाई। सुरेश पवार की रिपोर्ट। लक्ष्मण डुंगरी बस्ती के द्वारा कल रविवार को विशाल विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। हिंदू सम्मेलन आयोजन समिति के सचिव पंडित राजेंद्र डांगरवाड़ा ने बताया कि कल रविवार को कलश यात्रा का शुभारंभ पूर्वमुखी हनुमान मंदिर मीणा कॉलोनी से प्रारंभ होकर जैन औषधालय, वर्धमान रसायनशाला, आरा मशीन के सामने, मंगलम स्कूल के पास, बदनपुरा रोड, जयपुर पर यात्रा का समापन होगा। यात्रा में लगभग 1100 महिलाएं यात्रा में शामिल होंगी। जैसे कि कल विराट हिंदू सम्मेलन जो होने जा रहा है, उसके लिए क्या क्या तैयारियां अभी की जा रही है? कल 22 फरवरी 2026 को लक्ष्मण डोंगरी बस्ती में विशाल हिंदू सम्मेलन होने जा रहा है, जिसके तहत ये संगीत स्थान भी है और यहाँ पे पूरे सम्मेलन की तैयारी के फलस्वरूप ये पाइपान डाल लगाया है। ये सामने मंच बन रहा है और हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा, हमारे सभी साथियों के सहयोग से
कल के प्रसादी की तैयारियां चल रही है। हमारी जो यात्रा है वो पूर्वमुखी हनुमान मंदिर मीणा कॉलोनी, वहाँ से कलश यात्रा प्रारंभ होगी और बीच में आकर्षण के कई बिंदु होंगे जिनमें हमारी बालिकाओं के द्वारा तलवार का प्रदर्शन किया जाएगा, दंड का प्रदर्शन किया जाएगा और यहाँ पे आने के बाद में विभिन्न प्रकार के बौद्धिक के रूप में हमारे वक्ताओं के द्वारा संबोधित किया जाएगा। समाज के प्रतिष्ठित लोगों का सम्मान किया जाएगा, वरिष्ठ जनों का सम्मान किया जाएगा, वीर माता पिता का सम्मान किया जाएगा और इस प्रकार से अनेक कार्यक्रम यहाँ पे कल के उसके लिए नियत किए हुए हैं, जिनकी ये तैयारियां लगभग हमारे अंतिम उसमें चल रही है। करीब 2500 आदमियों की भोजन प्रसाद की व्यवस्था है, जो देसी घी के अंदर लड्डू पूरी भुजिया हो। नरेंद्र स्वामी की रिपोर्ट। मारवाड़ के धनला गांव में निःशुल्क चिकित्सा कैंप हुआ आयोजित। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के नेतृत्व में व पाली सेवा मंडल और जिला अंधता निवारण समिति पाली के संयुक्त तत्वावधान में मारवाड़ के धनला गांव में शनिवार को एक निःशुल्क कैंप आयोजित किया गया। आयोजन कमेटी के नेवाराम चौधरी ने बताया कि यह कैंप डूंगा राम, केसा राम, आखलेचा और पूज्य माता हंसाबाई डूंगा राम कराड़ी की प्रेरणा से निःशुल्क चिकित्सा कैंप आयोजित किया गया, जिसमें आंखों का इलाज, जनरल बीमारियां, शिशु रोग, दंत चिकित्सा, हड्डी रोग और स्त्री रोग बीमारियों के इलाज और ऑपरेशन विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क किया जा रहा है। सुरेश पवार की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के नगर धामपुर में सड़क चौड़ीकरण का कार्य आरंभ हो गया है। आपको बता दें कि धामपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अशोक कुमार राणा के प्रयास से उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा नगर धामपुर में नेशनल हाईवे 74 पर स्थित राजपुताना वेंकट हॉल के समीप से शहर धामपुर के बीच होते हुए दुर्गा विहार कॉलोनी धामपुर तक सड़क का चौड़ीकरण कराए जाने की अनुमति प्रदान की गई थी, जिसके अंतर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा राजपुताना वेंकट हॉल से लेकर दुर्गा विहार कॉलोनी तक जाने वाली सड़क के दोनों साइड सड़क को खोद डाला गया था, जिस कारण सड़क से गुजर रहे वाहन और जनमानस के लोग खोदी गई सड़क के कारण चोटिल हो रहे थे। इसका मुख्य कारण यह बताया जा रहा था कि वन विभाग द्वारा सड़क के दोनों ओर खड़े सरकारी पेड़ों को नहीं कटवाया जा रहा था और यह पेड़ सड़क चौड़ीकरण निर्माण में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। इस संबंध में वन क्षेत्राधिकारी शशांक कुमार गुप्ता द्वारा सच्ची रिपोर्ट न्यूज चैनल के जिला प्रभारी मुनीश उपाध्याय के साथ वार्ता करते हुए जानकारी दी गई कि सरकारी पेड़ों को काटने की परमिशन दिए जाना जनपद के वन विभाग के क्षेत्राधिकार से बाहर है। इसकी परमिशन शासन स्तर पर ही दी जाती है। जनपद बिजनौर वन विभाग द्वारा इस मामले में कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश शासन वन विभाग से परमिशन दिए जाने की मांग की गई थी, जो स्वीकृत हो चुकी है। अब सड़क के चौड़ीकरण में कोई बाधा नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप सड़क का चौड़ीकरण कार्य आरंभ हो चुका है और सड़क के चौड़ीकरण कार्य आरंभ होने से क्षेत्र की जनता ने राहत की सांस ली है। मुनीश उपाध्याय की रिपोर्ट। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय सेवा केंद्र पर 90वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र वेर में 90वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती के उपलक्ष्य में आगरा सब जोन सह प्रभारी ब्रह्म कुमारी कविता दीदी की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित हुआ। आगरा सब जोन सह प्रभारी और भरतपुर सेवा प्रभारी केंद्र प्रभारी राजयोगिनी कविता दीदी ने कहा कि हम सबका पिता परमात्मा सृष्टि पर अवतरित होकर अपना कर्तव्य कर रहे हैं और अब उनका समय पूरा होने वाला है। मनुष्य को सुख शांति के युग में जाएंगे जहां रोग शोक जरा मृत्यु का भय नहीं होता। वेर सेवा केंद्र प्रभारी गीता बहन ने बताया कि अनमोल समय है, इसे न गवाकर मनुष्य को अपने जीवन में सुख शांति से परिपूर्ण बनना चाहिए। उसके लिए कुछ समय ईश्वर की भक्ति में निकालना चाहिए। और इस कार्यक्रम में जागृति, रजनी, अनु, वर्षा, किरण, जयसिंह, लक्ष्मण और नरेश, गौरव और अन्य मौजूद रहे। रामेश्वर फौजदार की रिपोर्ट।